वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज के विक्रांत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पहले की तरह ही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है a study of interaction between charges which is are in rest। आपको इंटरैक्शन मीन्स क्या होता है? इंटरैक्शन मीन्स होता है या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, ठीक है ना। यानी किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या तो रिपल्सन जो होता है उसे इंटरैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको चार्जेज का इंटरैक्शन पढ़ना है, यानी चार्जेज के बीच का अट्रैक्शन या तो चार्जेज के बीच का रिपल्सन, यही पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। विच इज आर इन रेस्ट, और किन चार्जेज के बीच का आप अट्रैक्शन या रिपल्सन पढ़ेंगे? उन चार्जेस के बीच का जो रेस्ट में हो। देखिए, इज आर मैंने लगाया है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटरैक्शन उन चार्जेस का पढ़ेंगे जो रेस्ट में हो, लेकिन अगर ग्रुप में हो तो कोई ग्रुप में मानिए कि चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, सब क्या है? ग्रुप में है। तो यानी कि ग्रुप में जब है तो या तो सभी चार्ज रेस्ट में हो जाए, या तो कुछ रेस्ट में हो जाए, या तो एटलीस्ट 1 रेस्ट में रहे, है ना। तो उसे ही हम आपको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर पाएंगे इंटरेक्शन 2 चार्जेस के बीच का। जैसे सोचकर देखिए, मैंने ले रखा है 2 चार्ज ऐसे, एक Q1 एक यहां पर Q2। अभी मानिए दोनों रेस्ट में, दोनों ही चार्ज रेस्ट में है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ पाएंगे? यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक। लेकिन अगर यही ऐसा होता, देखो भाई ध्यान दो, 2 चार्ज लेते Q1 Q2, दोनों ही मोशन में होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज मोशन में है। हमने कहा कि कम से कम एक चार्ज को रेस्ट में होना चाहिए, है ना। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैक्सिमम बच्चे कूलम्ब्स लॉ ही समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ कूलम्ब्स लॉ नहीं है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है। अब मानो 3 चार्ज लिया, Q1 Q2 Q3, मानिए ये दोनों मोशन में था। Q1 Q2 क्या है? मोशन में, जबकि ये Q3 रेस्ट में है ना। ये Q1 Q2 ये और ये दोनों मोशन में, जबकि ये रेस्ट में। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। हमने कहा कि कम से कम एक चार्ज को रेस्ट में होना चाहिए, है ना। अगर कोई एक चार्ज भी रेस्ट में है, बाकी सब मोशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और अगर सभी मोशन में हो गए, अगर तीनों मोशन में रहते तो नहीं होगा। यानी एक ही बात याद रखो कि जितना भी चार्ज दिया हुआ रहेगा, अगर उसमें से कोई एक भी कम से कम रेस्ट में रहा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। ज्यादा सभी रेस्ट में रह सकता है तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई होगा। लेकिन अगर सारे मोशन में हो गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का बात किया जा रहा है कि इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेज, है ना। तो एक बात बताइए, बी
ऑब्लिक डब्ल्यू दिया गया है उसका मतलब बिटवीन होता है। आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम देते रहेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तब आप क्लीन बिटवीन लिखेंगे, BETWEEN जो भी लिखना है वो क्लीन लिखेंगे, ठीक है, उस तरीके से नहीं। अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या बात किसका हो रहा है, चार्ज का बात हो रहा है, किसका, चार्ज का। तो चार्ज क्या है वो देख लेते हैं। मैंने लिखा चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें, जब भी कोई चैप्टर पढ़ें, तो आप ये ना समझें कि मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा हूं किताबी भाषा में, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक। चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को जन्म देती है, जो क्या है, जिम्मेवार है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जन्म के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। जो भी आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं, जैसे ये सब बिजली वगैरह जितना चीज आप देख रहे हो, या तो बहुत सारे इफेक्ट आप देखते हो, ये सारा, इन सारे इफेक्ट को, जो भी जितने भी आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हो, सारे को जन्म किसने दिया है, चार्ज ने, ठीक। अब देखिए चार्ज है क्या, चार्ज का वो तो डिफिनेशन है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपको मटेरियल के आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण का मतलब क्या, यानी मटेरियल जो बना हुआ है उसके बनने से ही इसमें ये गुण आ गया है। यानी कोई भी मटेरियल का एटलीस्ट 2 बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। किसी भी मटेरियल का कम से कम 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, एक चार्ज और दूसरा मास। अगर कोई भी मटेरियल है तो उसके पास चार्ज और मास निश्चित ही होगा, ठीक है। अगर कोई भी मटेरियल है तो उसके पास चार्ज और मास निश्चित ही होगा, वो उसके बनने से ही है, ठीक है। देखिए समझते हैं इस चीज को, कोई भी मटेरियल या मैटर होता है, उसके सबसे छोटे पार्ट को आप क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है ऑर्बिट्स में, और आपको यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बात तो आप समझते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझते हैं तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों के पास मास है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास ज्यादा मास होता है। तो जाहिर सी बात है कि तो इसके पास मास होगा तो एटम में मास होगा, और ढेर सारे एटम मिलाकर मैटर बना है तो मैटर के पास और ज्यादा मास होगा। सिमिलरली उसी तरीके से आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसा इफेक्ट दिखा रहा था, है ना। यानी आपको ये सब कुछ फोर्स लगाने जैसे इफेक्ट दिखा रहे थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो आपको इन इफेक्ट्स के वजह से आपको इनका नामकरण किया गया। अब एक बात बताओ कि अब एटम में ही आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और एक मटेरियल ढेर सारा एटम से मिलकर बना है, यानी एक मटेरियल में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन और ढेर सारा प्रोटॉन होता होगा, है ना। हमने फिर क्या कहा कि आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको कुछ नेचर शो कर रहे थे, अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा, यानी फोर्स लगाने जैसा कुछ प्रभाव दिखा रहे थे, तो इसी के हिसाब से इनका नाम दिया गया, ठीक है। तो आपको देखिए हमने लिखा भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शो अपोजिट बिहेवियर। आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे थे, एक दूसरे के दम से अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे थे, इसलिए हमने माना, हमने नहीं, जो भी शुरू में माने होंगे, इसलिए शुरू में माना गया कि आपको इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव चार्ज कह देंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कह देंगे, ठीक है। इसलिए माना गया कि आप इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज कहिए और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहिए, ठीक है। यानी आप ये जो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि चार्ज 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये आपको एक्चुअली में इफेक्ट का है, इफेक्ट के हिसाब से नाम दिया गया है।
ये अपोजिट नेचर का इफेक्ट दिखाता था, तो एक को पॉजिटिव बोला गया था, एक को निगेटिव बोला गया। ठीक है, चलिए अब देखो, ध्यान दो, अब कोई मैटर है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है जी, तो आपको इलेक्ट्रॉन को हमने बोला कि ये निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन को बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो देखिए आप एक बात बताओ कि कोई भी एटम में सबसे कम इलेक्ट्रॉन या सबसे कम प्रोटॉन कितना रह सकता है? एक रह सकता है, उससे भी कम कुछ हो सकता है क्या? नहीं, तो नहीं हो सकता है। तो यानी एक बात बताइए कि कोई भी मटेरियल ढेर सारा एटम से मिलकर बना है, और कोई एटम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हैं। तो इस तरीके से हम सोचे तो किसी भी मटेरियल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते होंगे, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि किसी मटेरियल के पास कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो एक, कम से कम कितना प्रोटॉन हो सकता है, तो एक। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को अवे करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को अवे करता है, तो स्मॉलेस्ट निगेटिव चार्ज क्या हो सकता है? जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है? जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा। ठीक है ना? तो ये बात, इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे क्या बोला जाता है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल मीन समझते हैं ना, आपको सबसे छोटा चार्ज, कम से कम, है ना जी। फंडामेंटल शब्द ही होता है कि आपको कम से कम को फंडामेंटल बोला जाता है ना। आप पढ़े होंगे कभी फंडामेंटल राइट्स वगैरह। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या? आपको मौलिक अधिकार, यानी कम से कम अधिकार। कह रहे भाई कम से कम इतना अधिकार तो दो जिंदा रहने के लिए, इससे भी कम अधिकार दोगे तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ठीक, यानी कम से कम चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। तो देख लीजिए, आपको एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन को -e से लिखते हैं और प्रोटॉन को एक्चुअली में +e से लिखते हैं। ठीक है ना? और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज हमने देखा। आपको कभी पूछा जाए कि निगेटिव चार्ज क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज वगैरह, तो ये तो दो ही है ना जी। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है? दो है। पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? ये है लंप ऑफ प्रोटॉन्स। लंप मीन समझते हैं ना, ढेर। आपको जहां पर ढेर सारा प्रोटॉन होगा उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। अब उस ढेर सारे में लाख प्रोटॉन भी हो सकते हैं, कभी 1000 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, कभी 10 लाख प्रोटॉन भी हो सकते हैं, कभी 1 करोड़ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, कभी इतना प्रोटॉन हो सकते हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, कभी 1 प्रोटॉन भी हो सकता है। 1 प्रोटॉन भी होगा तो वो क्या? पॉजिटिव चार्ज ही कहा जाएगा। ठीक है? आपको उसके बाद में
निगेटिव चार्ज, सेम बात, लंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ढेर को कहते हैं निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ढेर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए ओके, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, देखिए अब आपको चार्ज का भी SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, C से लिखते हैं, है ना। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, आपको 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्या हर साल किसी न किसी बोर्ड में पूछ देता है। ठीक है, अब आगे एक सवाल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख लीजिए, आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखो ये माइनस क्या है, सिर्फ इसके नेचर को शो कर रहा है ना भाई। ठीक है, आपको कि ये प्रोटॉन के अपोजिट नेचर का है, ठीक, लेकिन एक्चुअल मायने में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो बस इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस चीज को सॉल्व करके निकाल लो कि आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज जो है ये कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के पास रहता है, यानी इतना चार्ज होने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए 1 कूलम्ब चार्ज होने के लिए, है ना, चूंकि सिंस 4, इसलिए सब जानते हैं ना, इसलिए 1 कूलम्ब चार्ज तो क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। कूलम्ब लिखना है, कूलम्ब लिख लो, तो यहाँ पर भी 1 कूलम्ब लिख लेना, C कूलम्ब को मार देगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा तो देखिए 10 के पावर -19 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर 19 हो जाएगा। अब इस चीज को लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन × 10⁻19 अपॉन 1.6, इस चीज को सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सोचो, 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए, 1 कूलम्ब चार्ज को जमा करने के लिए आपको इतना इलेक्ट्रॉन जमा करना पड़ेगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इतना बड़ा नंबर है, इसको काउंट करने के लिए आपको कम से कम 10 के पावर 7-8 बार जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, देख लेना, सोच लेना, तो तुम 1 सेकंड में कितना तक काउंटिंग कर सकते हो। जाओ, मैंने तुमको बोला कि तुम 100 तक काउंटिंग कर सकते हो 1 सेकंड में, लेकिन पॉसिबल नहीं है, फिर भी बोल दिया। तो सोचो 1 सेकंड में 100 तक काउंटिंग करोगे तो बताओ 1 मिनट में कितना काउंट कर लोगे, 100 में 60 से गुना कर दो, है ना, 6000। तो 1 घंटे में कितना करोगे, वो भी कर लो भाई, गुना कर दो उसमें भी 60 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आपको 6000 में 60 से गुना करोगे तो 3,60,000, और उसके बाद में 24 घंटे का, 1 दिन रात, उसमें भी 24 से गुना कर दो, है ना। तो 24 से उसमें भी गुना कर दोगे तो हो जाएगा करीब 10 लाख, मोटा मोटी मानो 1 दिन में 10 लाख गिन दोगे, उसमें भी 300 से गुना कर देना। ठीक है, और 1 साल का निकल जाएगा, फिर तुम बहुत जियोगे, 100 साल गुना कर देना, देखना 10 के पावर कितना आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
है ना। चार्ज का प्रॉपर्टीज मैंने लिखा, पहला प्रॉपर्टी चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है इसका जो भी जोड़ घटाव है, गुना भागा जो भी है ना, ये सब क्या होगा आपको मैथमेटिकल तरीके से होगा, है ना। स्केलर का ये सब क्या होता है, मैथमेटिकल तरीके से होता है। यानी मैं ये कहूं कि अगर कोई बॉडी है ऐसे, इस तरीके से कोई बॉडी है, इस पर चार्ज लिया गया था यहाँ पे -1 कूलम बाय द वे। यहां पे मानिए कि आपको +3 कूलम, यहां पे -5 कूलम, 3 चार्ज है, -1 कूलम +3 कूलम -5 कूलम। टोटल चार्ज पूछे, कोई बात नहीं, बता दीजिए। टोटल चार्ज अगर पूछ दिया जाए तो कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 3 -1 -5 कितना हो जाएगा, बराबर -3 कूलम। यही ठीक है, यानी सारा कुछ मैथमेटिकल होना है, ठीक है ना। आपको देखो मैथ में कैसे करते हो, +3 रहेगा, -1 रहेगा, -5 रहेगा, जोड़ना रहेगा, सब ऐसे ही कीजिएगा ना भाई, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी हमने लिखा चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, ठीक है। तो चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो देखो आपने 2 टाइप का चार्ज पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या था, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स का लंप था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या था, ढेर सारे प्रोटॉन्स का लंप था। और नेगेटिव चार्ज क्या था, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन का लंप था। तो ट्रांसफर प्रोटॉन का नहीं होता है, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल का मतलब वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, ये सब बेवकूफी नहीं कभी लिखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन आपको हाईली स्टेबल फोर्स के साथ आपको न्यूक्लियस में बंधा होता है, ठीक है। इसलिए जब भी ट्रांसफर होता है तो ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं वही ट्रांसफर होते हैं। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। देखिए ध्यान दीजिए, मानिए अभी कि आपने ऐसे कोई, आप देखिए ऐसा पढ़े होंगे कभी NaCl, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर था, 11-11। इसके पास भी दोनों बराबर था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कितना था जी, 17, ठीक। ये लेकिन अब क्या करता है कि ये बोलता है कि आप ऐसा करो कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो आप, ठीक है। क्या कहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार कैसा चौक है, बार बार टूट जा रहा है। बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको जब ये ट्रांसफर कर देगा तो अब में जो नया बात होने जा रहा है, इस नए कहानी में देखिए जब वो ट्रांसफर कर देगा एक इलेक्ट्रॉन NaCl को, तो अब जो हो जाएगा Na के पास, अब जो हो जाएगा Na के पास इलेक्ट्रॉन अब जो है वो 10 बचेगा, प्रोटॉन वही 11, Cl के पास देखिए, Cl के पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो जाएगा और प्रोटॉन 17, ठीक है। तो देखो अभी पहले क्या था कि पहले दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर थे, तो
तो हम कह रहे थे कि न्यूट्रल था। न्यूट्रल था इन द सेंस कि मैच ड्रॉ था, किसी का जीत नहीं हुआ था। लेकिन अगर एक रन भी कोई ज्यादा बना देता है ना तो उसकी जीत हो जाती है। ठीक है, तो बात वही है। यहाँ पर आपको अब है क्या है कि अब दोनों में से दोनों का मैच ड्रॉ नहीं है, दोनों में से दोनों का मैच का रिजल्ट आ चुका है। अब देखो सोडियम में यानी Na में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम गया, प्रोटॉन का संख्या जितना था उतना ही है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो इस लिहाजा से प्रोटॉन मैच जीत चुका है। तो प्रोटॉन मैच जीत चुका है तो प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैच जीतता है झंडा उसी का ऊंचा होता है। अरे ओलंपिक वगैरह कभी देखे हो कि नहीं? ओलंपिक में जो गोल्ड जीतता है उसका झंडा सबसे ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए तो मैच जो है वो प्रोटॉन इसमें जीत चुका है, तो झंडा प्रोटॉन का Na पे ठोका जाएगा। कि Na पे मेरा कब्जा हो गया, तो Na पे प्रोटॉन का झंडा आ गया भैया, Na पे प्लस झंडा ठोक दिया गया। अब Cl में देखो, Cl में क्या है? Cl में इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, प्रोटॉन ज्यों का त्यों है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, कभी प्रोटॉन का मत कर देना, प्रोटॉन नहीं घटा देना इसमें या इसमें। ठीक है, प्रोटॉन ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, चलिए देखिए अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ने Cl वाला मैच को इलेक्ट्रॉन जीत चुका है, तो जो जीत चुका है उसी का झंडा। तो Cl माइनस आई बात समझ में है, इसलिए Na प्लस Cl माइनस लिखा जाता है। ठीक, यानी तो आपको ट्रांसफर किस चार्ज का हुआ? ट्रांसफर जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन का हुआ, निगेटिव चार्ज का हुआ। तो देखिए जिसके पास एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कम रहता है, प्रोटॉन ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तुम लोग भी पॉजिटिवली ऐसे मत लिख देना, पॉजिटिवली लिखना, हम समझने के लिए जल्दी में ऐसे लिख देते हैं चार्ज्ड बॉडी। ठीक, और जिसके पास जिस मैच को इलेक्ट्रॉन जीत चुका होता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। समझ में आ रहा है जी बच्चा लोग? निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया। तो ये बात जब समझ में आया तो देखो इसके साथ एक चीज और, ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मैंने लिखा, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, है ना? प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यानी प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और प्रोटॉन ज्यादा कैसे हुआ है? प्रोटॉन कहीं से आया है क्या? नहीं, प्रोटॉन उतना का उतना ही है, इलेक्ट्रॉन एक चला गया है। एक क्या 10 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, जो भी हो। ठीक, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो। देखो ना इसमें ज्यादा था कि नहीं? ठीक, ओके। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, कभी न्यूट्रल बॉडी पूछ दे तो ड्रॉ मैच है, तो न्यूट्रल बॉडी ड्रॉ मैच, तो न्यूट्रल बॉडी में ड्रॉ मैच है, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। मैच क्या है? ड्रॉ। चलिए अब इसी में है, इस प्रॉपर्टी का ही अगला पार्ट है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल का ही अगला पार्ट है। वो क्या है? वो ये है कि आपको मास ट्रांसफर आल्सो टेक प्लेस। जब चार्ज को आप ट्रांसफर करते हैं ना, उसी समय मास भी ट्रांसफर हो जाता है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे? यानी मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं तो मास बढ़ जाता है क्या मोबाइल का?
पड़ता है थोड़ा सा, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको चार्ज ट्रांसफर जब होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक, देखो भाई एक बात बताओ, चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां से यहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इलेक्ट्रॉन मासलेस है क्या? चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है क्या? मास है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन ही उठ के यहां से यहां चला गया तो अपना मास इधर ही छोड़कर गया था क्या? अरे मास भी यहां से वहां चला जाएगा ना जी, जितना भी इलेक्ट्रॉन का मास हो, है ना, 9.1 × 10⁻31 जो भी हो, वो तो चला जाता है यहाँ पे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि दो घर है, तो आप इस घर को छोड़कर उस घर में जाएंगे, ठीक है, चलो घर से अच्छा से नहीं समझ पाओ। मान लो कि दो झूला है जो ऐसे लटका हुआ है, आपको मन किया कि नहीं भाई अब इस झूले में हमको नहीं रहना, उसको उस झूले में जाना है, तो आप इस झूले से उस झूले में जाइएगा, तो उस झूले में मास ट्रांसफर हो गया ना, उस झूले में मास बढ़ गया, उस झूले में मास कुछ चला गया, आप गए तो आपका मास तो गया वहां। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा, चार्ज ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो यहां से आ जाएगा बाबू। ठीक है, तो यानी मानिए कि ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका था तो यहां पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक घट गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक, तो एक बात, ये क्या किया बेचारा, एक इलेक्ट्रॉन उधर दे दिया और वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो है ये मास लूज कर दिया, इसने मास लूज कर दिया, है ना जी, या तो लॉस जो भी लिखना है, मास लॉस कर दिया इसने, और ये क्या किया? मास गेन किया। समझ रहे हैं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको तो मास लूज कर दिया ना, ये मास लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी चला गया, ये इलेक्ट्रॉन लिया तो ये मास गेन किया। आ रही बात समझ में? चलो, तो जब बात समझ में आ रहा है तो इसी के हिसाब से एक बात और लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है जी? वो ये लिखा जाता है कि आपको मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी is greater than mass of positively charged body। देखो ना भाई, ये मास लूज किया, वो मास गेन किया, तो इसका मास बढ़ गया, इसका घट गया, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो मास है इसके मास से ज्यादा है, तो वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। मानिए कि एक बॉडी ऐसे लिया जो कि 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, कितना? चलो 1000 इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ठीक, तो 1000 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो इसको दे दिया, तो 1000 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे जो आएगा
वो प्लस चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, माइनस का झंडा यहाँ पे बुलंद हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या 1000 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी 1000 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया, तो प्लस का झंडा बुलंद हो जाएगा, यानी ये निगेटिवली चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसने मास लूज किया, इसने मास गेन किया, तो ये कितना मास लूज किया, तो देखो मास जो ये लूज किया, लॉस मास, या तो मास ट्रांसफर ही समझिए ना, कि मास ट्रांसफर जो हुआ वो कितना हुआ, तो आप समझ सकते हैं मास ट्रांसफर, चलो ऊपर लिख देते हैं, मास ट्रांसफर जो हुआ वो कितना हुआ, ट्रांसफर जो हुआ वो कितना हुआ जी, 1000 इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो 1000 गुने 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 31, यानी इतना मास ट्रांसफर हो गया, इतना मास यहां से यहां आ गया, यानी इतना मास इसने लूज कर दिया और इतना ही मास इसने गेन कर लिया। तो समझ में आ रहा है कि आपको जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होता है। लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज appear on any body is always in the form Q is equal to plus minus n e, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज appear होगा वो कैसा होगा, प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज appear होगा, कुछ भी चार्ज किसी बॉडी पे appear होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज appear होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होगा। जहां एन क्या है, इंटीजर है, एन इंटीजर, इसका मतलब एन बराबर 0 1 2 3 4 5 6 जो भी, यानी इंटीजर लेना है। तो हम कह सकते हैं ना कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज अपीयर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुने इंटीजर, यानी चार्ज अपीयर ऑन एनी बॉडी इज in the form of integral multiple of electron charge। तो ये आखिर क्यों होता है, अरे तो होगा ही ना भाई, सोचो ना। चार्ज अपीयर कब होता है, जब चार्ज ट्रांसफर होता है तभी ना चार्ज अपीयर होगा जी, नहीं तो बॉडी ऐसा तो न्यूट्रल है दोनों। अब चार्ज इस पर और इस पर दोनों पर कब अपीयर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल जाए। तुम बोलोगे यहां से यहां नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, यहां से यहां चल जाए इलेक्ट्रॉन। मानिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो दोनों पर चार्ज अपीयर हो जाएगा, दोनों तरफ झंडा गाड़ा जाएगा, इधर निगेटिव वाला झंडा और इधर प्लस वाला झंडा, ठीक, जाहिर सी बात है। तो यानी अब दोनों पे चार्ज अपीयर हो गया, कब, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा बाबू तो इंटीजर के फॉर्म में ही जाएगा ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 जाएगा, या तो 10 जाएगा, तो 1000 जाएगा, तो 5000, तो 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे ही जाएगा ना। कि कभी ऐसा जाएगा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन टूट कर चला गया बहुत मार खाने वाले हो, ठीक है। ऐसा होगा क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, या 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, या पौना इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा होता है क्या। आप इस झूले से उस झूले पर जाते हो तो नहीं हम आधा ही जाएंगे, अपना शरीर को आधा काट कर वहां पहुंचा देंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है इंटीग्रल फॉर्म में तो चार्ज भी अपीयर होगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो मानो कि अभी में 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था, तो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो यहां पे जो चार्ज अपीयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को क्या मानते हैं, ई मानते हैं, माइनस ई मानते हैं। बोला माइनस ई, तो लो ना भाई माइनस ई लिख दिए, या तो ऐसे लिख दो ना, माइनस पहले लगा दो, -100 ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को क्या ई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19।
अब ये क्या 100 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे क्या 100 वो प्लस का झंडा गड़ा जाएगा, तो इस पे जो एपियर होगा चार्ज वो क्या 100 ई प्लस 100 ई, और इस पे क्या -100 ई। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एपियर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन ही होगा। क्यों, बात समझ में आया? क्योंकि चार्ज एपियर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, या तो 1 होगा, या तो 10 होगा, या तो 20 होगा, 100, 1000, करोड़, लाख, यानी इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा। कभी ऐसा होगा कि 1.5, पौन, 2.5, आधा, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, लेकिन देखो कभी कभी ऐसा चार्ज मिल जाता है, समटाइम्स चार्ज Q इज इक्वल टू ±3/2e ±5/2e etc। कभी कभी ऐसा चार्ज भी आपको पिक्चर में मिलता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था? नहीं, जवाब है नहीं। और जवाब ये भी है कि दे आर क्वार्क नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, क्वार्क होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये एक्चुअली में क्वार्क होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं। तो क्वार्क के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि क्वार्क क्या है। तो देखिए आप लोग आगे पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में, ऐसा तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ा देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में एक और स्मॉल पार्टिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रॉन्स, और इसी हाइड्रॉन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्वार्क। इसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, क्वार्क। और कैसा नेचर शो करता है, सो नेचर लाइक प्रोटॉन, और प्रोटॉन जैसा नेचर शो करता है बाबू। ठीक है ना। आपको हाइड्रॉन्स 6 तरीके के होते हैं, वो आगे आपको पढ़ना होगा जब इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, या तो आगे में बीएससी वगैरह करोगे तो पढ़ना होगा 6 तरीके का हाइड्रॉन्स होता है। ठीक, खैर उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर कभी ऐसा चार्ज मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं, और एक्चुअली में क्वार्क कहते हैं। और क्वार्क क्या होता है, क्वार्क जो है वो न्यूक्लियस में स्मॉल पार्टिकल हाइड्रॉन पाया जाता है, उसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं क्वार्क। हाइड्रॉन खुद स्मॉल है, लेकिन हाइड्रॉन का जो अंदर में जो सबसे स्मॉल है उसको क्वार्क कहते हैं। और क्वार्क कैसा नेचर शो करता है, प्रोटॉन जैसा नेचर शो करता है। ओके, चलिए लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है टोटल सम ऑफ चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज जो होता है, टोटल सम ऑफ चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सबको जोड़ जाड़ के टोटल सम ऑफ चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर टाइप के बॉडी पर क्या नहीं, आइसोलेटेड बॉडी पे। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। तो अगर मैं चार्ज के तरीके से सोच रहा हूं, इसका मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकली नो कनेक्शन। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आपको इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड देखिए हर तरीके का होता है, जहां जहां पे आइसोलेटेड वर्ड यूज होगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहां पे है चार्ज, तो चार्ज यानी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ना, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि आपको नो चार्ज
ट्रांसफर टेक या तो नो चार्ज ट्रांसफर आउटसाइड, कि बाहर में चार्ज ट्रांसफर, यानी इसका चार्ज बाहर में नहीं जा रहा है, ना ही बाहर से इस पर चार्ज आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ठीक है, यानी कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होगा, यानी कोई बॉडी आइसोलेटेड वर्ड ही यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हम आपको समझने के लिए यहाँ पे एक्चुअली लिख दिए हैं। लेकिन अगर कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो उस पर टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा। जैसे मानिए एग्जांपल के तौर पर कि एक ऐसे आप कोई बॉडी लेते हैं और ये ऐसे ही रखा हुआ है, किसी के संपर्क में नहीं लाया गया, ना इसको रगड़ा गया, ना घिसा गया, कुछ नहीं किया गया, ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस पे बताओ ना बाबू, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चार्ज क्या है इसका, कांस्टेंट है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल चार्ज क्या है, Q बराबर 0 नहीं कहेंगे, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट ही तो है कि नहीं? कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो देखिए ये कांस्टेंट है क्योंकि ये बाहर से किसी से कनेक्ट नहीं है किसी तरीके से। ठीक, अब उसी तरीके से मानिए कि अब मैं सिस्टम की बात करता हूं। मानिए कि एक सिस्टम में ऐसा दो बॉडी था, ए Na था, ए Cl था। तो इस पे देखिए प्लस, इस पे माइनस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस। लेकिन बस यही दोनों एक दूसरे के संपर्क में था, बाकी ये दोनों किसी के संपर्क में नहीं था। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है चार्ज, लेकिन इस सिस्टम में ही हो रहा है, सिस्टम से बाहर नहीं। समझ आ रहा तुम लोग को? समझ गए? अरे भैया आइसोलेटेड का मतलब कि बाहर किसी से इलेक्ट्रिकली नो कनेक्टेड, अंदर रहे कोई दिक्कत नहीं है। अंदर 10 बॉडी है, 15 बॉडी है, 5 बॉडी, सब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहे, नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन बाहर की किसी बॉडी से कनेक्ट नहीं होना। तो इस सिस्टम में हमने दो ही बॉडी लिया, ठीक है, एक सिस्टम ले रखा है, इसमें दो बॉडी है, Na और Cl। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, Na इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, तो Na पे प्लस आया, Cl पे माइनस आया। तो अभी भी देखो पूरा सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। देखिए ना, सिस्टम का चार्ज तो कांस्टेंट है, Na के पास में प्लस चार्ज, यानी प्लस E, इसके पास Cl के पास क्या है, माइनस चार्ज, माइनस E, कट गया, 0 हो गया। यानी टोटल चार्ज क्या है, अभी भी कांस्टेंट है, 0 है। ठीक है, तो बोलोगे सर तो बोलिए ना कि टोटल चार्ज 0 होता है। ऐसा नहीं कि टोटल चार्ज 0 ही होता है, और भी एग्जांपल हम लेंगे। ठीक, टोटल चार्ज कांस्टेंट समझना है, 0 नहीं समझना है। मानो कि अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, है ना जी, और इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन था। ठीक, तो सिस्टम पे टोटल चार्ज देखा जाए, सिस्टम में दो ही बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। ये सिस्टम में टोटल चार्ज क्या है, सिस्टम में अभी टोटल चार्ज अगर मैं सिस्टम में कहूं तो क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। तो टोटल चार्ज है 15 इलेक्ट्रॉन, यानी 15 E। चलिए ठीक, अब क्या होगा जरा देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको इसने 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, या तो 10 नहीं, चलो 6 इलेक्ट्रॉन। ये 10 E 5 ही लिए हैं, तो प्लस प्लस मान लीजिए, समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। चलिए ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या था, 15 ही।
अब क्या हुआ कि इसी सिस्टम में, इसी वाला सिस्टम में ए ने बी को 6 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो बताइए इसके पास जो आ जाएगा चार्ज, वो 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी 6 प्लस चार्ज इसमें बढ़ जाएगा। तो पहले से ही इसके पास प्लस 10 चार्ज था, अब 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस 6 और चार्ज इस पे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? 6 इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन घट गया ना जी, तो प्लस 6 चार्ज इधर अपीयर हो जाएगा। इस पे पहले से प्लस 5 चार्ज था और ये इस पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस 6 चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, अब इस पे जो चार्ज हो गया, प्लस चार्ज है 16E और इस पे जो चार्ज है वो टोटल क्या है? -E है। अब देखो, अभी देखो तो सिस्टम का टोटल चार्ज अभी जरा गिन लीजिए कि अभी में सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बाबू, बताओ। सिस्टम का टोटल चार्ज इस पे है 16E, इस पे है -E, तो 15E टोटल चार्ज हो गया। पहले भी 15E था टोटल चार्ज, अभी भी चार्ज ट्रांसफर भी तुम किए और आइसोलेटेड था, सिर्फ सिस्टम में यही दोनों था, तो 15E ही है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बाबू, यहाँ पे +10 और +5 ही लिए, यानी कि हम प्लस चार्ज लिए हैं, यानी इस पे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे 10 प्रोटॉन ज्यादा था, इस पे 5 प्रोटॉन ज्यादा था। इसका मतलब ये है। अब इसने क्या किया कि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, यानी 6 प्रोटॉन यहाँ पे फिर लीड कर गया। तो पहले से ही 10 प्रोटॉन लीड में था, 6 इलेक्ट्रॉन और ये इधर भेज दिया तो 6 प्रोटॉन और लीड कर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? पहले से ही 10 इलेक्ट्रॉन लीड में था, यानी पहले से इस पे ऐसा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या 10 ज्यादा था। यानी पहले से ही मानो कि इसमें खेल ऐसा था कि इसके पास मानिए कि इलेक्ट्रॉन जो था वो था 100, तो प्रोटॉन पहले से ही इसके पास जो था वो था 110। अब ये क्या किया कि 6 इलेक्ट्रॉन और इधर भेज दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 94 ही बच गया ना, और प्रोटॉन 110 रहेगा। तो प्रोटॉन कितना लीड कर गया? 16 लीड कर गया ना, तो हम 16 लीड दिखाएंगे ना प्रोटॉन का भाई यहाँ। और मानो कि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन जो था वो था 100 और प्रोटॉन जो पहले से था वो था 105, लेकिन अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या तो 106 हो गया और प्रोटॉन क्या 105 ही है, तो इलेक्ट्रॉन एक लीड कर गया ना। हमने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन एक लीड कर गया। समझ में आया बात? समझ गए? तो चार्ज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी या सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा तो उस पर टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमने दिखाया आपको कि एक सिस्टम हमने लिया था जिसमें 2 बॉडी था, ए और बी। पहले से इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज था, इस पे भी पहले से 15 पॉजिटिव चार्ज था, यानी टोटल सिस्टम में 15 पॉजिटिव चार्ज था, इस पर 10 और इस पर 5। अब हमने क्या किया कि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दिया इसी सिस्टम में, बॉडी ए से बॉडी बी पे 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो अब हमने देखा कि इसमें प्लस 16 चार्ज आ गया, यानी 16 प्रोटॉन इस पे और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने टोटल चार्ज किया, तो फिर यहाँ पे हमने टोटल चार्ज जब लिखा, इसका टोटल चार्ज हमने देखा, इसका टोटल चार्ज 16 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 15 प्रोटॉन, 16E माइनस E बराबर 15E। आई बात समझ में? तो ये चार्ज कंजर्वेशन था। समझ में आया अच्छे से? अब देखो हमने लिखा सम ऑफ टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में भी जो टोटल चार्ज है ना, इसका जो योगफल है कांस्टेंट ही है। तो कभी सवाल में ऑप्शन में दे दिया जाए कि सम ऑफ टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और अगला ऑप्शन रहे कि सम ऑफ टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज 0, तो आपको ऑप्शन लगाना है सम ऑफ टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है? और अगर ये वाला के जगह ये नहीं रहा, सिर्फ यही रहा कि सम ऑफ टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज 0,
तब वो मार देना, लेकिन अगर ये वाला रहेगा तो प्राथमिकता इसको देना है। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी एक ही तरीके का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया और बताया गया। ठीक है, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, रिपेल करेगा। दो प्रोटॉन रहेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, है ना, रिपेल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, करीब आएगा। अगर कोई निगेटिव चार्ज रहा और कोई न्यूट्रल बॉडी रहा तो इस केस में भी अट्रैक्शन होगा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा और न्यूट्रल बॉडी रहा तो इस केस में भी अट्रैक्शन होगा। यानी कि यूं कहें कि आपको न्यूट्रल बॉडी को किसी भी टाइप का चार्ज अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा तो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, और अगर निगेटिव चार्ज भी रहेगा तो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, चलिए इस चीज को जरा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, मैंने लिखा है रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट है। इसका मतलब कि अगर कहीं पे रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का ही मामला है। तुम बोलो कि अट्रैक्शन में क्यों नहीं? अट्रैक्शन में नहीं कर सकते, अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है। अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से भी होता है, मास के वजह से भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बॉडी, तो अट्रैक्शन नहीं। लेकिन हाँ, रिपल्सन आपको जब भी हो तो चार्ज के वजह से ही होगा, या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में हो यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट में हो। मैग्नेटिक इफेक्ट भी चार्ज के वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ड यूज करेंगे। अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन तो आपको मास के वजह से भी होता है, मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मास बॉडी एक दूसरे को रिपल नहीं करते हैं। इसलिए रिपल्सन जब भी होगा तो चार्ज के वजह से होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए ओके, अब देखो जरा ध्यान दो, हमने कहा कि न्यूट्रल बॉडी को कोई भी चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज रहे या निगेटिव चार्ज रहे। देखिए ध्यान दीजिए होता क्या है। मान लो कोई एक बॉडी है जो कि बेचारा न्यूट्रल है, एक कोई बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तब ये न्यूट्रल बॉडी है। तो इसमें देखिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज बराबर है कि नहीं? इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज इस पर बराबर है। तो अगर आपको ऐसे रखा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो वो इधर आ जाएगा, है ना। जैसे सोचो ना, मान लो कि आपको इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों है, दोनों को ऐसे रख दिए, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना चाहेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके सारे पॉजिटिव चार्ज यानी सारे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, यानी सब उस तरफ भागना चाहेगा, है ना। तो जब भागना चाहेगा तो जो नया पिक्चर बन जाएगा इसका वो ऐसा कि इसका सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसका सारा निगेटिव चार्ज ऐसे इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी आपको ये क्या कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो
अगर यहां पर निगेटिव चार्ज ले लेते तो इस बॉडी का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाता है ना। तो यही बात है। अब समझ में आया कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को किसी भी टाइप का चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए, अब देखिए किसी के मन में ये सवाल आ जाए कि सर यहाँ पे ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है इस बॉडी के, इस न्यूट्रल बॉडी के सारे निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल भी तो कर रहा है, तो रिपल्सन फोर्स भी तो लग रहा है। तो आप अट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? तो बाबू अट्रैक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों कम दूरी पर है। अगर ये x दूरी है और ये वाला x0 दूरी है, तो आपको x0 दूरी ग्रेटर है x से, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा दूरी पर है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का ये नेचर होता है कि जितना ज्यादा दूर जाएगा फोर्स कमजोर होते जाएगा। तो ये वाला फोर्स जो है ये दोनों के बीच, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच, वो कमजोर है और ये दोनों कम दूरी पर है। तो ये वाला फोर्स क्या होगा? मजबूत होगा। तो ये मजबूत है, अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत है और रिपल्सिव फोर्स कमजोर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ही हो जाएगा ना। टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज रिलेटिव इनवेरिएंट। बोला गया अगला प्रॉपर्टी कि चार्ज इज रिलेटिव इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है वो रिलेटिव इनवेरिएंट होता है। रिलेटिव इनवेरिएंट का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है ना, ये आपको फ्रेम ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि बॉडी या तो रेस्ट में हो, या तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहे, कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे, या तो एक्सेलरेटेड चलते रहे। एक्सेलरेटेड चलते रहने का मतलब समझते हैं ना, स्पीड बढ़ते घटते रहना, ठीक है। यानी बॉडी किसी भी तरीके से मूव करते रहे, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस पर। तो तुम बोलोगे ये कौन सा नया बात है नया बात। मास कांस्टेंट नहीं रहता है। बॉडी के फ्रेम ऑफ मोशन पे मास डिपेंड करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो अलग मास है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो अलग मास आपको उसका रीड होता है ना, क्योंकि मास बराबर आप जानते हैं ना कि नॉर्मल फोर्स बाई जी, ठीक है। तो ये बात है, ठीक, या तो टेंशन बाई जी, यानी जो भी आपको नेचुरल फोर्सेस हैं उतना बाई जी। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा अभी देखो, अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में था, यानी वेलोसिटी 0 था, उस पर 100 चार्ज था, प्लस 100 चार्ज, अगर उसी को आप क्या किए, मोशन में ला दिए, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था आगे, तो अभी भी चार्ज वही है। अगर अभी एक्सेलरेटेड कर दिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देते, तो अभी भी चार्ज वही रहेगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, बोला है कि चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे फर्क आता है कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा सिर्फ। अगर चार्ज जो है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हैं कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, बदल नहीं रहा है उसका गति। तो अगर चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर वही एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो गया, यानी कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो इस केस में चार्ज जो प्रोड्यूस कर देगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वेव पढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ाया जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इधर में मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट बी, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ई वेक्टर से, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को वी वेक्टर से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो ऐसे,
तो ऐसे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो अभी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जो परपेंडिकुलर ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यानी ऐसे कि अगर ऐसे रहा आपको इधर में, मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलेगा, ऊपर की ओर चलेगा, ये ऐसे, यानी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊपर चलेगा। ठीक, तो ये चीजें ठीक है। तो आपको मैंने चार्ज का पूरा प्रॉपर्टी आपको बताया। अब देखिए चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस का मतलब यही कि चार्ज एपियर कैसे होता है ना। चार्ज एपियर होने का 6 तरीका है, ठीक है, वो 6 तरीका लिख लीजिए। चार्ज एपियर होने का कितना तरीका, 6 तरीका। पहला इंडक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन, है ना, और चौथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पांचवा फील्ड इमिशन, और छठा थर्मो आयनिक इमिशन। ठीक है, तो इतने 6 तरीके से चार्ज को किसी बॉडी पे एपियर कराया जा सकता है। उसी में आप लोग पढ़ते हैं यूवोनाइट, सिल्क रॉड वगैरह का, है ना, कॉम्ब, हेयर वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सब एनसीईआरटी में पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ओके, आज इतना ही।